सेमीकंडक्टर वाला सॉल्व किए थे? हेलो। कोई नहीं किया अभी। मॉड्यूल तो शायद पहले भी मिल गया था। हेलो। बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा बना। अच्छा, बन रहा है मतलब इजी होगा। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ और खास। सर easy था। हाँ, जैसे उसमें कुछ खास नहीं अगर नहीं कंसेप्ट। सर। क्या? हेलो। सर मॉड्यूल पहले नहीं मिला था। हाँ, पास आउट में तो शायद आज मिला है। और यस सर। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना है। और ये क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स वाला एक बार पढ़ के उसको भी सॉल्व करो, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स या ऑप्टो जो भी आता है वो लाइट से रिलेटेड है, तो हम लोग इसमें बेसिकली लाइट के बारे में ही जान पढ़ेंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, डुअल नेचर शो करता है यानी कि वेव नेचर भी एंड पार्टिकल नेचर भी। तो हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, वो सब हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्टिक्स का बात कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स हम लोग बेसिकली लाइट के बारे में ही पढ़ते हैं। इसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और एक है क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स यानी कि लाइट के बारे में हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक ये चीज, तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, और वेव वाला जो है ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। और क्वांटम ऑप्टिक्स जो हम लोग बोल रहे हैं वो और कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग पढ़े थे उसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में डील करेंगे, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी कि इसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे किस किस सरफेस से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीजें हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ जो चीजें हम लोग को यूज होंगी वो चीज देख लेते हैं। जैसे हम लोग को यूज होगा लाइट रे या रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हमारे पास कहीं भी अगर किसी भी स्पेस में हम डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कहीं से कहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग एक लाइन से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और ये रे कहलाता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। इससे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है रे ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर लाइट रेज बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक बीम यूज करते हैं। ठीक है, बीम क्या होता है? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि टॉर्च जलाएं, ठीक है, तो टॉर्च जलाते हैं तो ऐसा शार्प बीम निकलता है, रेज निकलते हैं। तो हम जानते हैं कि कहीं भी अगर लाइट सोर्स है तो वहां से एक रेज तो नहीं निकल रहा होगा, अनेकों इनफाइनाइट रेज निकल रहे होंगे। तो अगर हम उसमें से बहुत सारे रेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे अगर कहा जाए तो एक दो लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं, रे से ड्रॉ करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में बोले तो।
और अगर बहुत सारे रेज को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो होगा बीम ऑफ लाइट। ठीक है, फिर ये सब छोटे छोटे बातें हैं। टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या होना चाहिए? जैसे कि अगर हम रूम में हैं, बहुत ही अंधेरा है, तो हम जानते हैं कि उस रूम में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, कमरे में चले जाएं, अंधेरा है तो की कहाँ है, मोबाइल कहाँ रखा हुआ है, हम नहीं ढूंढ पाते हैं। हाँ, अगर हम जा रखे होते हैं तो अंदाजे से उठा ले तो अलग बात है, लेकिन ऐसे देखकर हम लोग नहीं देख पाते हैं कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर बल्ब जल जाए वही उसी कमरे में, तो हम सारे ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे है, हम लोग सब कुछ देख पाते हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं? तो देखने के लिए दो तरीका हो रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं कि कोई फूल ही है, ठीक है, तो इसको देखे तो कैसे देखे? तो इसको अगर मान लेते हैं सनरेज है या फिर कोई भी बल्ब है, कैसा भी है, इस पे लाइट पड़ा और वो फिर हमारी आंखों पे पड़ा, तब हम इसको देख पा रहे हैं। सन को डायरेक्टली देख पा रहे हैं, बल्ब जब जलता है तो डायरेक्टली देख पाते हैं। लेकिन अगर हम रूम के किसी भी अंधेरे रूम के किसी ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, तो हम उस पे लाइट जब डालते हैं, रोशनी जब उस पे डालते हैं, तब हम उसको देख पाते हैं। यानी कि कोई ना कोई इस पे लाइट पड़ा, जो लाइट इस पे आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट है। यानी कि इस पे कुछ रेज इंसिडेंट हुए और ये रे इससे रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट से या फिर इसको देखना हो तो डायरेक्ट रेज आया होगा, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ये ल्यूमिनस है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके पास लाइट है। ये नॉन ल्यूमिनस है। तो अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो अगर वो ल्यूमिनस है तो उससे खुद ब खुद लाइट निकल रहा है, तो हम डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। या फिर नॉन ल्यूमिनस है तो उससे कोई दूसरे सोर्स का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि फाइनली हमको उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आंखों पे पड़ना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। दोनों केसेस में देख रहे हैं कि लाइट यानी कि रेज या तो रिफ्लेक्टेड हो या फिर डायरेक्ट उससे इल्यूमिनेट होके आया हो। तो अगर वो आंख पे पड़ रहा है तभी हम देख पा रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट शुड रीच टू आई फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट आना चाहिए। इट मे बी डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, डायरेक्ट किसके लिए होगा? तो ल्यूमिनस के लिए। रिफ्लेक्टेड किसके लिए? नॉन ल्यूमिनस के लिए। ठीक है, तो ये चीज होता है कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो कैसा है, क्या है, कुछ भी है, तो हमको उस पे लाइट डालना पड़ता है और रोशनी फिर रिफ्लेक्ट होके आता है, तब हम देख पाते हैं। अगर वो उसमें खुद से लाइट जनरेट हो रहा है कैसे भी, तो खुद ही लाइट रेज उससे निकल रहे हैं तो हम लोग देख पाते हैं। अगर उसका खुद का रोशनी नहीं है तो रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगे तभी देख पाएंगे। जैसे सन हो गया, तो सन के पास लाइट है तो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। मून का बात करें तो मून के पास लाइट नहीं है, हम बोलते हैं कि सन का रेज उस पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होके फिर हमको दिखता है, तब हम लोग मून को देख पाते हैं। तो वही कहानी है। ठीक है, कलर के बारे में अगर कहें तो ठीक है, कौन सा कलर हम देख पाते हैं? जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये रेड कलर का है, हम जानते हैं कि ये रेड कलर का है। ठीक है, अगर हम इस पे सन रेज डालें तो सन रेज तो इस पे आया होगा व्हाइट, यानी कि सन रेज, सन रेज जो आया होगा वो कैसा होगा? व्हाइट। यानी कि इसमें सारे कलर होते हैं,
ये सारे कलर हैं, ठीक है। व्हाइट कलर स्पेक्ट्रम हमने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसमें से थोड़ा नॉलेज तो हमको है कि व्हाइट कलर का सनरेज होता है, और वो सन व्हाइट कलर जो होता है इन 7 बेसिक जो फंडामेंटल कलर्स हैं उनसे मिलके बना होता है। विवगियो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब हमको ये तो दिख रहा है रेड, यानी कि अगर हमारा आंख यहाँ पे है तो इससे हमको रेड दिख रहा है, यानी कि यहाँ से ये रेड कलर का जो लाइट है वही सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड क्या है? ओनली रेड। रीजन क्या देते हैं यहाँ पे कि रेड दिखने का, ये रेड कलर ही था, रेड दिखने का रीजन क्या है? इस पे पड़ा व्हाइट लाइट, इसमें से ये जो 6 कलर से ये हो गया एब्जॉर्ब, सिर्फ रेड वाला जो है ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और यही रे जो है आई पे पड़ रहा है, इसीलिए हमको उसके वेवलेंथ के कारण हमको रेड कलर समझ में आ रहा है, ठीक है। माइंड जो है उसको रेड रीड कर रहा है, तो ये चीज है। ऐसे हम लोग किसी भी कलर को देखते हैं। बात करते हैं ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर जो होता है वो, उस पे अगर हम लाइट पड़ाते हैं, कोई सा भी लाइट भेजते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है, तो आंखों पे कोई भी कलर नहीं आता, इसलिए हमको ब्लैक दिखता है। रात का टाइम है, अगर हम रात में बिजली चली जाए, कोई भी कहीं से भी कोई भी उजाला ना हो, तो हमको रूम के रखे हुए हर एक ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखता है, कहीं से अगर कोई लाइट ना आ रहा है तो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी रेज आ ही नहीं रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक, ठीक है। यानी कि सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आया ही नहीं, तो हमको लगता है वहां कुछ है ही नहीं, और इसलिए हमको ब्लैक दिखता है, ठीक है। अब बोलोगे कि ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो दिखता है कि ब्लैक शर्ट है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि आसपास का सब कुछ दिखता है, तो बीच में जो नहीं दिख रहा है उस शेप में हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। माइंड का खेल है। तो अगर कलर देखना है तो कलर के लिए ये बात ध्यान रखना है कि जिस वेवलेंथ का लाइट जो है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे पड़ेगा, वो वही कलर हम लोग देख पाएंगे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट होना जरूरी है। ये बात हमको समझ में आए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं अभी तक जो भी हुई हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ना हो, रिफ्रैक्शन पढ़ना हो, तो हम लोग इसमें मिरर के बारे में पढ़ते हैं, लेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, प्लेन सरफेसेस पढ़ते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान ले एक मिरर ही है, ठीक है, 8वीं क्लास का जो है वही हम देख बता रहे हैं। इस पे रे ऐसे पड़ता है, तो बोलते हैं कि ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ होगा इधर, एक रे इधर पड़ा, ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर कहीं मिल गया, तो ये हमारा है मिरर, ठीक है। इन दो चीजें जो हमको बन रही हैं, इनको हम लोग दो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, और इसका जो ये फॉर्म हो रहा है ये इमेज, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग डेली सुबह उठते हैं, सामने आईना के सामने जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि सामने कोई अजीब सा चेहरा दिख रहा होता है सुबह सुबह उठने के बाद, ठीक है। तो हम अगर ऐनक के सामने गए हैं, ऐनक के सामने अगर खड़े हैं, तो क्या होता है कि हम हमारा फेस से रेज जो है इस मिरर पे पड़ा होगा, और उस मिरर में एक वर्चुअल हमको इमेज दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज का बात कर रहे हैं अभी, यानी कि कोई भी अगर हमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो ऑब्जेक्ट्स और इमेज के बारे में जानना जरूरी है। तो उससे पहले एक छोटा सा बात हम बताना चाहेंगे
ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी ठीक है। अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग जो भी सरफेस मिलेगा, अगर इस सरफेस पे कोई रेज आ रहा है, ये अगर रे है यानी कि लाइट का एक रे हम ड्रॉ करे हैं, तो ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इस प्लेन सरफेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, सब छोटी छोटी बातें हैं, मोस्टली कोई याद होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता हो तो इसलिए बता देते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हम इतना ही बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये सब चीजें आगे देखेंगे। यानी कि अगर ये मिरर है हमारा, मिरर पे जो रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, आ रहा है इस सरफेस पे, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। एक इससे परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ जहाँ पे इंसिडेंस है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो एक लंबा सा डंडी डॉट डॉट से ड्रॉ करे हैं, जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और जो रे टकरा के वापस गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए था। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ठीक है, यानी कि अगर हमको इमेजेस बनाने हैं, कोई भी मिरर मिलेगा, ऐसे इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली वही सब चीजें चलेंगी। प्लेन मिरर, कर्व मिरर, कनकेव, कन्वेक्स, फिर रिफ्रैक्शन आएगा, वो भी प्लेन से, फिर कर्व से, फिर लेंस, यही चलते रहेगा। जो अच्छे से शुरू से थोड़ा सा ध्यान दे देगा, तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो उसको लगेगा कि हम एक ही चीज बार बार पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जो ध्यान नहीं देगा, उसको लगेगा हम एक ही चीज क्या पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ेगा उसको लगेगा कि एक ही चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, बार बार एक ही चीज तो आ रहा है। और जो नहीं ध्यान देगा उसको लगेगा एक ही चीज क्या पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए शुरू से ध्यान दो। इस चैप्टर में अगर तुमको मैथ्स का जियोमेट्री 8 9 10th में जो पढ़े थे थोड़ा बहुत भी आता है, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। क्योंकि वही चीज इस चैप्टर में मोस्ट है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं कि ऐसे अगर जनरल टर्म में बात करें, तो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमको स्टडी करना होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको रे के फॉर्म में बताना है, लाइट के फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, कहीं से भी आ रहा हो, जिस भी सरफेस का बात किया जा रहा है, उस सरफेस का इंसिडेंट रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। हो सकता है 10 15 20 मिरर लगा दे। ठीक है, जैसे कि हम जैसे नाई के दुकान में जाते हैं, आगे पीछे दोनों मिरर लगा होता है, हम बीच में हैं, तो मेरा इमेज अगले मिरर में बन रहा है, उसमें जो इमेज बन रहा है उसका भी इमेज बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है, जिस भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कहा जाए, मिरर कहा जाए, लेंस कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, उससे अगर ऑब्जेक्ट देखना है, तो उस पे इंसिडेंट रेज जो आ रहे हैं उसको पकड़ के देखना है। ठीक है, उसके इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। ये होता है दो तरह का, या तो रियल हो सकता है या फिर वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, रियल या फिर वर्चुअल। तो रियल या वर्चुअल किसको कहेंगे? जैसे कि अगर ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब का लाइट इस पे ऐसे जाएगा, इधर की तरफ कहीं रिफ्लेक्ट होगा, वैसे ही एक लाइट इधर गया, इधर की तरफ कहीं रिफ्लेक्ट। हम जानते हैं
कि ये दोनों रेज़ जो है पीछे नहीं मिलेंगे, इधर कहीं मिलेंगे। ख़ैर उससे हमको उतना फ़िलहाल मतलब नहीं है, तभी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों हैं ये इंसिडेंट रे हैं, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किए तो ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो इंसिडेंट रे हैं उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब ये रियल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे देख रहा है कि ये रियली में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स रियली, यानी कि लाइन जो है रियली में हमको दिख रहे हैं कि वहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर यहाँ से हमको ये भी दिख रहा है कि ये डाइवर्जिंग नेचर के हैं। इंसिडेंट रे, ठीक है? इंसिडेंट रे अगर किसी ये ध्यान रखना है कि इस मिरर के लिए हम बात कर रहे हैं, इस मिरर पे जो रे आ रहा है वो अगर डाइवर्जिंग नेचर का है, हो सकता है कि ये मिरर था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो और यहाँ पे हमको ऐसा ही 2 लाइन दिखाया गया, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये डाइवर्जिंग नेचर का है, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि इसको हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगा, यानी कि रियली में मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? यानी कि या तो इंसिडेंट रे रियली में इंसिडेंट रे का बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे रियली में इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर डाइवर्जिंग नेचर का हो, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? तो बोलेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है? वैसे ही अगर हमको वर्चुअल का बात करना है, तो लेट्स से कि ये मिरर है, इस पे रे ऐसे आ रहा है, किसी भी तरीके से ऐसे आ रहा है। अगर हमको दिखा कि ये रे है, इसको हम पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है? तो हम इंफिनिटी तक चलते जाएंगे, दिख रहा है कि रेज के बीच का दूरी बढ़ता जा रहा है। अगर रेज का बीच का दूरी बढ़ता जा रहा है तो पीछे कहीं मिलेगा नहीं, तो हमको मिलाने के लिए मजबूरी में इस मिरर के पीछे ऐसे जाना पड़ेगा और इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। हमको पता है कि ये रे यहाँ से टकरा के पीछे जाएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे मिला रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये रियली में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इसको अगर हम मिरर पे दोनों इंसिडेंट रेज को देखें तो ये कैसा है? कन्वर्जिंग नेचर का है, यानी कि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है, ठीक है? एंड इट अपीयर टू मीट, ठीक है? ये क्या हो रहा है कि अपीयर टू मीट या अपीयर टू इंटरसेक्ट है, तो उस चीज को बोलेंगे वर्चुअल, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमको किसी भी मिरर या फिर लेंस के लिए बात किया जाए, तो उस मिरर या लेंस पे जो इंसिडेंट रे होंगे उसको पकड़ना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है? फिलहाल हमको उतना नहीं सोचना है, बस फॉलो करना है। हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत याद हो तो, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो फोकस से पास करता है, ठीक है? फोकस से लेट से, अब अगर हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर ऐसा हम रख दिए, ठीक है? तो इस प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंट रे, ठीक है? यानी कि इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, ना कि जो इंफिनिटी से आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि पार्टिकुलर केस में हम मिरर के लिए ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो मिरर पे जो इंसिडेंट रे हैं उनको देखेंगे। इस पे अगर ऑब्जेक्ट का बात किए तो इसका इंसिडेंट रे देखें, तो इस जो कर्व मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, लेकिन इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इस इंसिडेंट रे से गवर्न होगा और वो हमको फोकस पे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, वर्चुअल हो, ठीक है? तो ये चीज होता है। फिर हम देख रहे हैं इमेज के बारे में, ठीक है? उसी तरीके से हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड को हम लोग बोलेंगे कि वो इमेज। ठीक है, इमेज अगर बोलना होगा तो इमेज होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज। ये भी दो तरीके का होगा सेम, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, फिर से वही डिफिनीशन। रियल जैसे कि अगर हमने देखा रे जैसे आया, एक रे ऐसे इस पे पड़ा तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आया होगा, तो यहाँ पे आके मीट कर रहा है, तो ये हमारा इमेज, क्योंकि ये दोनों रेज जो हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं और वो जहाँ मिल रहा है वो इमेज बना रहा है। यहाँ पे ये रेज जो है रियली में मीट कर रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स रियली। ठीक है, रियली में मीट कर रहा है तो इसलिए हम बोलते हैं रियल है। बाकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग देखें तो यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं आर कन्वर्जिंग। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है, ऑप्शंस में रहता है तो ध्यान रखना है। वर्चुअल, जो हमने एक रे ऐसे पास करा था, ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं और हमको दिख रहा है कि आगे कहीं मिलने वाले नहीं है, तो इनको मिलाने के लिए हमको ऐसे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये कहीं यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हम बोलेंगे कि ये इमेज है। और ये इमेज कैसा है, अपीयर टू मीट हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। यानी कि क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट, और ये रेज जो दिख रहे हैं वो डाइवर्जिंग दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रेज होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रे ऑब्जेक्ट और इमेज का बात हुआ। कहीं भी जैसे हम लोग पहले जो भी पढ़े थे वो सब सही था। यहाँ पे हम लोग हो सकता है कि एक ही मिरर या एक ही लेंस यूज नहीं करेंगे, हो सकता है दो लेंस हो, दो मिरर हो, तो सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट निकलेगा, अलग अलग इमेज निकलेगा। तो हम जो जहां से रेज आ रहा है उसको तो ऑब्जेक्ट हर केस में मानेंगे नहीं, तो हर केस में किसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो इंसिडेंट रे जहां पे इंटरसेक्ट किया होगा वो उसके लिए इमेज हो ऑब्जेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहां मीट करेगा वो उसके लिए इमेज होगा। अब वो रियल होगा या वर्चुअल होगा हम ऐसे डिसाइड करेंगे। रियल इमेज कैन बी obtained ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो एक अलग ही दुनिया में हमारा फेस दिख रहा होता है, वहां कुछ है नहीं, मिरर के पीछे जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर देखते हैं तो लगता है कि जो भी मिरर के सामने है वो मिरर के अंदर में हमको दिख रहा होता है, तो वर्चुअल स्पेस है। ठीक है, तो हम उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते, लेकिन रियल वाले को हम कर सकते हैं। तो ये चीज एक मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये सब याद ही होगा। ठीक है, तो ये सारे थे थोड़े से बेसिक चीजें जो कि हमको जानना है। ठीक है, इसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्लेक्शन। बताओ तुम लोग रिफ्लेक्शन से क्या समझते हो, कोई भी? सर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब कोई ठीक, लाइट मतलब सरफेस पे टकराता है फिर रिफ्लेक्ट करके बाउंस करके वापस दूसरे डायरेक्शन में चलना। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हम लोग आज तक वही जानते हैं, लाइट हो, रेज हो, बॉल हो, कोई भी अगर जाके किसी वाल पे टकराता है, जैसे हम लोग पहले मैकेनिक्स में पढ़ते थे ये वाल हो गया कह देते थे, यहाँ से एक बॉल को फेंके जाके टकराया, ये बॉल इधर की तरफ चला जाता था। वही है, ये अगर सरफेस है, बॉल को ऐसे गिराए तो ये सीधा उड़ के ऐसे ही जाएगा।
ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता था, वो किसी सरफेस से टकराने के बाद अपना डायरेक्शन को चेंज करता था। वैसे ही यहाँ पे लाइट के बारे में बात करेंगे, उसको भी रिफ्लेक्शन बोलते थे, यहाँ भी रिफ्लेक्शन ही होगा, ठीक है। हम बोलते हैं, साउंड है, कहीं जाके वॉल से टकराता है, बोलते हो फिर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, रिफ्लेक्शन से हमको वही समझ में आता है। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं इसको कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, ठीक है। किसी भी सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये सबको पता होगा, इस चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो तरह का पढ़ते हैं, एक रेगुलर और एक पढ़ते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? अगर ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे अगर इंसिडेंट रेज ऐसे नॉर्मली मतलब पैरेलल आ रहे हैं, ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं इस पे, ठीक है, तो हम जानते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारा सरफेस जो है नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ भी है, हमको नहीं पता है किस शेप का है, अगर इस पे रे ऐसे यहाँ पे पैरेलल आया तो दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा नॉर्मल जैसा होगा तो इधर एक रे जाएगा, यहाँ वाला रे ऐसा जाएगा, तो इस पे रेज आया पैरेलल लेकिन रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इससे जो इमेज बनेगा शार्प इमेज बनता है, इससे जो इमेज बनेगा बहुत ही डिम डल या फिर डिफ्यूज्ड इमेज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि लाइट जो है किसी सरफेस पे पड़ा तो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि लाइट जो है हमारे वॉल पे अगर पड़ रहा है तब भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फिर अगर हम रूम में बल्ब जलाए हैं तो बल्ब से रेज हमारे चेहरे पे पड़ा होगा, चेहरे से रेज जो है वॉल पे पड़ा होगा, लेकिन हमको वॉल में अपना फेस दिखता नहीं है लेकिन मिरर में दिख जाता है। तो रीजन यही है, डिफ्यूज्ड इमेज है, वॉल का जो सरफेस होता है उतना चिकना स्मूथ नहीं होता है, तो वहां पे जो रेज जा रहे हैं वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े इधर उधर जा रहे हैं, तो जो इमेज फॉर्म करता है वो एक जगह पे नहीं फॉर्म करता है, हजार जगह में छिपे फैल गया। अगर फैल गया तो हमको कुछ क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन अगर प्लेन मिरर है उसमें अगर हम देखते हैं अपना इमेज, स्मूथ सरफेस होता है, उसमें रिफ्लेक्शन जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें जो इमेज बनता है लगभग एक जगह पे जाके बन जाता है। तो सारे रेज अगर एक जगह पे गए तो वहाँ इंटेंसिटी रेज का ज्यादा होगा, तो हमको शार्प इमेज मिलता है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस से, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके दो लॉज होते हैं, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड क्या होता है तुम लोग बताओ, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि बताने का जरूरत है, बोलो कोई। Sir, incident ray, normal and reflected ray all lies in the same plane ठीक है, contact. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन, ठीक। सेम प्लेन में है यानी कि अगर
इंसिडेंट रे नॉर्मल, दो चीज एक प्लेन में है तो तीसरा जो होगा वो भी उसी प्लेन में रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारे स्क्रीन का एक प्लेन है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इस प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे इससे प्लेन से यानी इस स्क्रीन से किसी एंगल पे नहीं रहेगा, बल्कि उसी में उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 10th में डिफिनीशन भी याद कराया जाता है, हम यहाँ पे उतना कुछ नहीं जाएंगे। सिंपली एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्योर इलास्टिक वाले में हम लोग देखते थे सेम एंगल बनता है, तो यहाँ भी कोलिजन को हम इलास्टिक ही मानते हैं, तो इसलिए हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, बाकी और हम इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस यानी कि हम यहाँ पे प्लेन मिरर का बात करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होगा कि अगर ये हमारा ग्लास के कोई प्लेट है, ठीक है, ग्लास है, इसको हम एक साइड से सिल्वर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग। सिल्वरिंग इसलिए किया जाता है ताकि ये रिफ्लेक्टिंग और भी ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, नहीं तो हम किसी भी कलर से अगर हम पेंट कर देंगे तो हो जाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे। ठीक है, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बैक सरफेस। ठीक है, अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत ही इजी है और मोस्टली हमको लगता है कि मोस्टली को याद होगा। ठीक है, बस रिवीजन होते जाएगा। फर्स्ट, अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर हम एक रे को ऐसा नॉर्मल ले जा रहे हैं, ऐसा ले गए नॉर्मल, तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री पे ऐसे ले गए हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0। तो एक रे हम ले लिए, दूसरा रे को हम ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये किसी एंगल ऐसे किसी एंगल पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल आई होगा, तो ये भी एंगल आई ही होगा। इमेज फॉर्म कराना है तो हमको इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इमेज मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ठीक है, तो पहला यही है कि अगर हम ये डिस्टेंस बोल रहे हैं कि d है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर हम x बोल रहे हैं तो x कितना होगा, तो x जो होगा वो d के बराबर होगा। प्रूफ कैसे कर सकते हो, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखो, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देख लो। दिख रहा है यस कुछ, सर। कैसे, सर कौन, एक हाँ, एक एंगल मतलब कि एक एंगल और मतलब कि दो एंगल और साइड्स के थ्रू। ठीक है, एक तो 90 दिख ही रहा है, ये अगर आई है तो ये भी एंगल आई होगा, ये एंगल भी 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो दो तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं हमको, तो एक 90 दो बराबर, तो RHS भी होता है शायद,
कोई सा भी होगा, हमको दिख रहा है एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए x इक्वल टू डी होगा। दूसरी बात कि ये जो डिस्टेंस होगा ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मिरर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस इक्वल बोल रहे हैं कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम लिखा नहीं रहे हैं इसलिए ध्यान से फिगर देखते जाओ, माइंड को ओपन रखना है, और अगर लगे कि तुमको याद नहीं है ये सब चीजें थोड़ा है तो खुद से एक दो लाइन लिख सकते हो, फ्री हो कॉपी पे अगर लिख रहे हो तो जहां भी जो चीज है वहां पे एक एक लाइन लिखते चलना है। ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा ये बताना है। ठीक है, ए बी सी कहाँ बनेगा? बोलो। सर सी। सी पे इमेज, प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सी पे कैसे बनेगा? देखो यहाँ से अगर रे आएगा तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, ठीक है, एक रे को अगर इधर ले गए तो रिफ्लेक्ट होके ऐसा जाएगा, ठीक है, बी में ये बनेगा सर। बी पे बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा बी पे, इमेज कहाँ बनेगा? बी पे। दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा फिगर में थी है, ठीक है, ऊपर नीचे में ये हाइट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है तो उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे h बनेगा, ठीक है, वहां मिरर रहे या नहीं रहे, मिरर भले ही यहाँ आगे है लेकिन हम यही बात बोले कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, यानी कि मिरर का सरफेस हो गया, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है ऊपर, उसी के जस्ट नीचे h डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विल बी इक्वल, लेकिन कैसा होना चाहिए डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x और d जो है मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वहां मिरर रहे या ना रहे, ठीक है। सेकेंड, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखाया जाता है, चलो इसको भी क्वेश्चन से ही समझते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन, ठीक है, हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है, फिगर नहीं बनाएंगे। मान लेते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा मिरर का टुकड़ा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, जैसे कि हम लोग जो डेली यूज करते हैं हॉस्टल ये सब में फेस देखने के लिए, उसको भी तोड़ के बहुत छोटा सा निकाले हैं। इस मिरर के सामने मान लेते हैं कि एक कोई भी हाथी है या फिर ट्रेन का इंजन है, कुछ भी एज्यूम कर लो, बहुत ही बड़ा चीज। सवाल ये है कि अगर वो छोटा सा टुकड़ा है तो उसमें कितना पोर्शन, यानी कि मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये हमारा मिरर है बहुत छोटा सा, तो इस मिरर में ट्रेन का कितना पोर्शन इमेज फॉर्म करेगा? सर पूरा ना। पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर बता रहे। ठीक है, पूरा ही करेगा, क्यों बता सकते हो? सर खाली एंगल डिफरेंट हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये मिरर का बात करते हैं, ठीक है, हम मिरर है, इस मिरर के अबव यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है
इस लाइन के ऊपर कुछ भी है, कुछ भी यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ जहाँ भी रहे, कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज उसमें बनेगा, क्योंकि वहां से रेज अगर निकल के जा रहा होगा, रेज हम जानते हैं चारों तरफ निकल रहा है, तो अगर रेज जा रहा है उस पर पड़ रहा है तो उसका इमेज जरूर बन रहा है। ठीक है, यानी किसी चीज को छोटा सा फॉर्म में लिख देते हैं कि एनीथिंग along reflecting surface, कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग के अलोंग में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अलोंग में जो भी चीज होगा सबका इमेज, हाँ इसके पीछे आ जाएगा तो इमेज नहीं फॉर्म करेगा, लेकिन उसके ऊपर रहेगा तो सबका इमेज फॉर्म करेगा, नो मैटर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मिरर के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमेज फॉर्म करेगा। बट we see the object, see the image, to see the image I should be ठीक है, यानी कि मिरर के आगे कुछ भी रहे सबका इमेज बनेगा, हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में है कि नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में FOV बोलते हैं। ये क्या चीज है, तो जैसे ज्यूम करो कि ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट एक रे एक्सट्रीम रेज ही ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ गया होगा, ऐसा गया है, एक रे यहाँ आया है, ऐसा गया है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे कहीं कर रहा है, ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हमको इस इमेज को देखना है तो हमको क्या दिख रहा है कि इस इमेज से जो रेज निकल रहे हैं वो इसी रेंज में है। ठीक है, इस इमेज से जो रेज जा रहा है वो इसी रीजन में है और कहीं नहीं है। तो अगर हमारा ये आई यहाँ रहेगा तभी हम इस इमेज को देख पाएंगे। तो ये जो रीजन फॉर्म कर रहा है इसी चीज को बोलते हैं हम लोग फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, देखे होगे कि रूम में अगर घर में मान लेते हैं कि कहीं ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है या कोई भी मिरर लगा हुआ है, हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, माँ उधर किचन में खाना बना रही है, बीच में कहीं मान लेते हैं कि पड़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ने के लिए बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उधर से चप्पल उड़ता हुआ आ गया, हमको पता भी नहीं चलता है क्यों आया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम मिरर है, इधर हम बैठे हुए हैं, इधर माँ बैठे, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वो यहाँ जो रेज गया है इसमें दिख रहा है। ठीक है, खुद ही एक्सपीरियंस किए होगे कि जब हम इसे करते हैं, जब हम इधर से दिखता है, हो सकता है कि हम ना दिखे, ठीक, तो फील्ड ऑफ व्यू यानी कि होता है चीज का इमेज फॉर्म करता है जो पाएंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम
उसके इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में है या फिर नहीं है। अगर हम फील्ड व्यू में होंगे तभी इमेज को पूरी तरीके से देख पाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो हम इमेज को देख नहीं पाएंगे। क्लियर है? इस पे भी बेस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसा एक मिरर, एक इसके सामने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए है, ये बी है, ठीक है। हम रेज ड्रॉ कर देते हैं, ए से एक रे यहाँ गया, ऐसा गया, एक रे यहाँ आया, ऐसा गया, ठीक है। वैसे ही बी से भी एक रे इस एंड पे गया, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो ऐसा गया होगा ये रे, एक रे यहाँ पे आया होगा, ऐसे गया होगा, ठीक है। तो हमको कुछ रीजंस मिल रहे हैं, 1 2, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 4 एंड इधर 5 रीजंस मिल रहे हैं। हमको ये बताना है कि किस रीजन में एंड बी दिखेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ए, ठीक है। इस चीज को सोचो एक बार कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है, किस रीजन में कौन सा दिखेगा। चलो रीजन 1 में कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, ए दिखेगा क्या, पॉइंट ए या पॉइंट बी? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी के भी रेज जो है नहीं जा रहा है। ए कहां से कहां तक दिख सकता है, तो ए को दिखने के लिए इस रीजन में रहना पड़ेगा, क्योंकि ए से ए पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन है इस रीजन में। ये जो रेड वाला हम कर रहे हैं ये बी के लिए कर रहे हैं, तो बी जो है यहाँ से यहाँ तक इस रीजन में बी दिखेगा, यानी कि ये जो है ए के लिए है, ये जो है बी के लिए। तो हमको दिख रहा है कि इस सेकेंड रीजन में जब जाएंगे तो ए नहीं दिखेगा, फर्स्ट में तो कोई नहीं दिखेगा, सेकेंड में ध्यान से देखो ए नहीं दिखेगा, बी दिखेगा, थर्ड में दोनों दिखेंगे, फोर्थ में जब आ रहे हैं तो बी नहीं दिख रहा है, ए दिख रहा है, और इसमें फिर से कोई नहीं दिख रहा। मिरर के पीछे चल जाएंगे तब तो ऐसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू ये चीज होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। थर्ड, ठीक है, थर्ड फोर्थ ये सब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर का बात हो रहा है, प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ इमेज होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। फोर्थ, इमेज जो होता है वर्चुअल, ये नहीं, इरेक्ट होता है एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इरेक्ट होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि अगर हम इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इधर सर है नीचे पाँव है तो इमेज जो फॉर्म करेगा ऐसा ही करेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज ऐसा बनेगा, ठीक है। ये सब चीज हम फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये मोस्टली को पता होगा। लेटरली इन्वर्टेड यानी कि रोटेट बाय 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेटेड है। जैसे कि अगर हम पी ऐसे करेंगे तो ये पॉइंट है तो जितना दूरी पे है उतना बनेगा, ये पॉइंट जहाँ पे है वैसा ही बनेगा, तो इसका इमेज ऐसा कुछ बनता है। ये पॉइंट ए डैश होगा, ये सी डैश होगा, ये बी डैश होगा।
तो लेटरली इन्वर्टेड यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम क्या किए हैं, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो हमको यही मिल, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें रटा रटाई चीजें हैं, प्रूफ कर सकते हो वही कंग्रुएंसी लगाकर, साइज भी ये भी। फिफ्थ, इमेज के बारे में ही कह रहे हैं। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊपर एग्जांपल भी देखे थे वही चीज है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, तो इसका इमेज बनेगा ऐसा पीछे। ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज। इसमें हम जानते हैं कि ये चीज जो है इमेज है, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, इमेज क्या है, रियल है। यानी कि प्लेन मिरर के लिए ये बात ध्यान रखना है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज। यानी कि हम 10th में जो रट्टा मारे थे कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, तो उस बात को यहाँ करेक्ट कर लेना है। वर्चुअल बनता है लेकिन किसके लिए, तो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। और हम लोग 10th में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, तो अगर वहां से रट के माइंड में होगा तो वहां पे इस चीज को करेक्ट कर लेना है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, लेकिन वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए इमेज जो फॉर्म करता है वो रियल फॉर्म करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, ये था। और ये जो लेटरली इन्वर्टेड है, इसी के कारण क्वेश्चन पूछा जाता था कि एम्बुलेंस में जो लिखा होता है उल्टा क्यों लिखा होता है। तो क्योंकि हमको मिरर में लेटरली इन्वर्टेड दिखता है और पीछे अगर एम्बुलेंस आ रहा हो तो हम रियर मिरर में देखेंगे तो जो इमेज दिखे हम साफ साफ पढ़ ले, इसलिए उसको पहले से ही इन्वर्टेड करके लिखे होते हैं ताकि हमको सीधा सीधा नजर आ जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। और भी है, कितना हुआ, 4th 5th 6th। चलो, एज्यूम करो कि तुम जिस कमरे में बैठे हो, कोई सा भी अगर कमरा है, उसमें एक विंडो लगा हुआ है, खिड़की। उस विंडो पे एज्यूम करो कि पूरा का पूरा मिरर है। ठीक है, तो अगर हम उस मिरर को देखें तो उस मिरर में जो इमेज बनेगा, रूम का सारा इमेज हमको उस मिरर के पीछे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि वो जो मिरर है हम उसको बोल सकते हैं इट इज अ विंडो फॉर वर्चुअल वर्ल्ड। यानी कि उसके सामने जो रियल वर्ल्ड है उसका वो वर्चुअल वर्ल्ड का एक विंडो है, यानी कि उसमें हमको प्रतीत हो रहा है कि वैसा कुछ हो रहा है। तो हम लोग इस चीज को बोल देते हैं कि मिरर इज विंडो फॉर वर्चुअल वर्ल्ड फॉर ठीक है, यानी कि उसके फ्रंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है, सबका इमेज उसमें पीछे की तरफ हमको दिख रहा होगा। तो हम लोग बोल देते हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहे हैं, तो जैसे हमारा मान लेते हैं कि सरफेस है,
यहाँ पे रे अगर इस पे इंसिडेंट हुआ, ये इसका नॉर्मल है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगा। हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो एक्चुअली में ये रे जाना चाह रहा था इधर, लेकिन यहाँ पे इतना मुड़ गया, तो इस चीज को बोलते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा क्या दिख रहा है, पाई माइनस 2 थीटा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 120 डिग्री दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमको एंगल ऑफ डेविएशन प्लेन मिरर के कारण है, एक सिंगल प्लेन मिरर, तो पाई माइनस 2 थीटा यानी कि आई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा कहीं भी एंगल ऑफ डेविएशन कहे तो सिंपल सा जो भी रे का बात कर रहा है, उस रे कितना घूम गया है फाइनली वो चेक कर लेना है बस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं। आज इस पे बेसिक बेसिक चीज ही कर रहे हैं, जितने कुछ भी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रे आया, इसको कितना मान ले, 30 डिग्री, चलो फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, रे है, 2 बार रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों बार का एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के फिर देखो कितना डेविएट हो रहा है। हो गया, देखो रे को जाना था इधर कहीं, जा उधर रहा है, इधर की तरफ। कितना एंगल में डेविएशन है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सर ध्यान से 60 देखो, डिग्री 60 देखते हैं। ठीक है, आएगा, और किसी का, और किसी का कुछ आया, सर 120 120 आ रहा है। सर 0 डिग्री। 0 कैसे आएगा, उस सेम रास्ते से तो नहीं जाएगा। देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे इसको, इस वाले मिरर के लिए इसको मिरर 1 बोल देते हैं, इसको मिरर 2 बोल देते हैं। तो मिरर 1 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ इधर जाना चाहिए था, यहाँ से ये इधर की तरफ डेविएट हुआ है, यानी कि इसको बोल रहे हैं डेल्टा 1। तो यहाँ ध्यान से देखो डेल्टा 1 क्या आ रहा है, तो 120 डिग्री कैसा घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है।
ठीक है, यहाँ से ये आया। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये रे जो है इधर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ये जो है इधर की तरफ ये चला जाता, लेकिन जा इधर रहा नहीं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डेल्टा टू है। ये डेल्टा टू भी अगर देख रहे हैं तो भी क्लॉकवाइज ही है, तो डेल्टा टू जो है वो कितना है वो हमको नहीं पता है, लेकिन क्लॉकवाइज है। कितना है तो देखते हैं, ये 30 तो ये भी 30, तो ये एंगल 60। ये पहले से 90 है तो ये एंगल फिर से 60, ये एंगल 30 आएगा, ठीक है। तो ये भी एंगल 30 यानी कि फिर से कितना आ रहा है, 120 डिग्री सर क्लॉकवाइज आ रहा है। हाँ ये 30 डिग्री के बाद 60 डाले तो फिर वो 60 यहाँ पे 90 कैसे हो डिग्री सकता, है। 30 ना होगा? अच्छा हाँ 30 होगा, सॉरी। तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 60, तो ये भी हो जाएगा 60। तो डेल्टा टू कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 120 यानी 60, ये आएगा। दोनों जो है क्लॉकवाइज है यहाँ पे, तो टोटल डेविएशन लिखेंगे तो 180 डिग्री लिखेंगे और वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। 180 डिग्री यानी कि रे इधर आ रहा था, फाइनली वो इधर जाता हुआ दिखेगा हमको, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है, यानी कि इधर से ऐसा रे जा रहा था, यहाँ से घूम के कैसे जाने लगा, इधर जाने लगा। अगर वही एक क्लॉकवाइज होता एक एंटी क्लॉकवाइज होता, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते, ठीक है। यस इस सर। बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई भी ऐसा है, ये एक मिरर है, एक ही मिरर है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे हम कोई भी एक इंसिडेंट रे ला रहे हैं, ये एंगल आई है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन होगा फाइंड करो। कितना रहा है, सर वेट। इतना तो निकाल दिया, अब तो आ जाना चाहिए।
देखो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी आई होगा। पहला तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट पाई माइनस 2i। सेकेंड में ये पाई बाई 2 माइनस आई दिख रहा है, तो ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल वाले से। तो ये हमको इतना दिख रहा है, पाई में से उसको घटा दिए, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ये अगर हमको पता चल गया तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ रहा है थीटा माइनस आई। तो डेल्टा 2 आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा माइनस आई। इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2i। आ रहा है? इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। दोनों जगह अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही है और यहाँ भी क्लॉकवाइज ही, यानी कि इसको भी हम लिख रहे हैं क्लॉकवाइज, इसको भी लिख रहे हैं क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन अगर लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ के कितना आ जा रहा है, 2i कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 पाई माइनस 2 थीटा हमको तो आंसर दिख रहा है, ये दिख रहा है। यानी कि यहाँ ध्यान से देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 2 पाई माइनस 2 थीटा कैसा भी दे आंसर आराम से आएगा। ऊपर वाले केस में देखो 90 डिग्री था तो 2 पाई माइनस 2 पाई करते, 2 पाई बाई 2 करते, थीटा यहाँ पे कितना दिख रहा है 90 डिग्री, 360 माइनस 180 करते तो 180 आता। तो ये चीज को याद रखना है कि अगर दो इंक्लाइंड मिरर हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल है। वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ मिरर के बीच का जो एंगल है उस पे डिपेंड कर रहा है। कितना आंसर आएगा, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, फिर मिरर को रोटेट करेंगे, इमेज को रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेशन कर करके हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो अभी वाला जो था बेसिक चीज था जो 9th-10th में हम लोग पढ़े थे, तो एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अलग टाइप के जो 9th-10th में नहीं पढ़े होंगे उस टाइप के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। कहाँ बेसिक कंसेप्ट जो है यही रहेगा जो आज हम लोग लगभग देखे हैं कि इमेज कैसा फॉर्म करता है, उसी को यूज करते हुए वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर वाला खत्म कर लो, ये संडे को एग्जाम भी है तो उसको खत्म कर लो, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, फिर एक बार रे ऑप्टिक्स के लिए बोल रहे हैं कि साथ साथ जैसे कि सारे चीजें जो हम बोलेंगे वो लिखा नहीं सकते इसमें, जैसे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे अगर कोई रे में दिक्कत आए समझ में आए तो उसी समय पूछ लिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह होगा कि बोलेंगे कंग्रुएंट है, ये है वो है, तो हम हर जगह मैथ्स की तरफ प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ करने लगेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर 2 महीना 3 महीना चलते रहेगा, तो बहुत लंबा चैप्टर है। इसलिए आराम से ध्यान दे के जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो। और ज्योमेट्री अगर हल्का बहुत भी आता है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ज्योमेट्री ही अभी तक देखे, नेक्स्ट क्लास में और देखने की लगेगा कि हम फिजिक्स नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।